आप सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, आज बेहद खास दिन है, 24 अक्टूबर। हम सभी के प्रिय लेखक उषा किरण खान जी का जन्मदिन है। वे हम सभी के लिए वरिष्ठ तो हैं ही, मगर जिस मित्रता, अपनत्व के साथ हम सभी के संग किसी न किसी स्तर पर जुड़ी हुई हैं और कई युवा पीढ़ी में ऐसे लेखक हैं जिनकी रचनाओं को लगातार पढ़ती रहती हैं। उन पर उनकी टिप्पणियों से भी हम सभी अवगत होते हैं। तो एक ऐसा लेखक, एक ऐसा रचनाकार जो अपने पूर्ववर्ती रचनाकारों के साथ भी कई कई कैंपों में जाता रहा है, कई गोष्ठियों में जाता रहा है। नागार्जुन, अज्ञे, तमाम ऐसे लोगों के साथ जिनका उठना बैठना रहा है और आज भी जो कई भाषाओं और पीढ़ियों के लेखकों के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे लेखक का आज जन्मदिन है, आदरणीय उषा किरण खान जी का। आप सभी की ओर से उन्हें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई। मित्रों, कल हमने उनसे अनुरोध किया था कि क्यों नहीं आज के इस खास अवसर पर कोई एक ऐसी श्रृंखला शुरू की जाए जिसमें लोग रुचि लें, लोगों को आनंद आए और कुछ योजना वह हटकर भी हो। उनसे विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि मूल रूप से मैथिली में लिखित उनकी कहानियों का वे पाठ करें। यह विचार उन्हें भी पसंद आया और आज उनके जन्मदिन के इस अवसर पर हम लोग इस श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं। अच्छा लगेगा उनसे उनकी कहानियों को सुनना। वे कहानियां जो अलग अलग समय में लिखी गई, वे कहानियां जो कहीं न कहीं हिंदुस्तान की सच्चाई को, ग्रामीण हिंदुस्तान की सच्चाई को अपने में छुपाई हुई है। हम सभी जानते हैं कि उषा किरण खान जी हिंदी और मैथिली दोनों में लिखती हैं। यद्यपि उनके लेखन की जो शुरुआत है वह हिंदी से होती है, मगर वे मैथिली की ओर भी मुड़ती हैं। कभी मैथिली, कभी हिंदी, और कई बार अपनी एकाधिक रचनाओं का उन्होंने मैथिली से हिंदी में अनुवाद भी किया है। आज चूंकि वे अपनी मैथिली कहानी का पाठ करेंगी, तो ऐसे में अगर हम उनके मैथिली भाषा और साहित्य में अवदान पर भी बात करें, तो ऐसी कई कृतियां हैं जो उल्लेखनीय हैं, वे महत्वपूर्ण हैं, न सिर्फ मैथिली के लिए बल्कि समस्त भारतीय साहित्य के लिए। मैथिली उपन्यासों में अनुत्तरित प्रश्न, हसीना मंजिल, दुर्वाक्षत, भामती, पोखरी रजोखरी, मनमोहनारे जैसे उल्लेखनीय है। भामती पर तो उन्हें मैथिली के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। आज जिस कहानी को हम सुनेंगे वह उनके मैथिली में प्रकाशित पहले कहानी संग्रह से ली गई कहानी है, कांच ही बांस। उनके दो अन्य कहानी संग्रह जो मूल रूप से मैथिली के हैं, उनके नाम हैं गोनू झा क्लब
और सदति यात्रा। इसी तरह से मैथिली बाल साहित्य में उनका काम है। मैथिली में कई नाटक भी उन्होंने लिखे हैं। हिंदी के उनके लेखन से भी हम सभी समान रूप से परिचित हैं। कथा हो, कथेतर गद्य हो, हर जगह उषा किरण खान जी उतनी ही शिद्दत, उतनी ही ईमानदारी, उतने ही समर्पण के साथ हमें दिखाई पड़ती है। तो आइए मित्रों, स्वयं उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे मैथिली और हिंदी के बीच की इस आवाजाही को सुनते हैं, उनकी यात्रा को स्वयं उनसे ही समझते हैं। तदुपरांत उनसे कहानी भी सुनेंगे। जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्ते। और पुनः एक बार जन्मदिन पर हार्दिक बधाई। बहुत बहुत जन्मदिन आभार। की भी और दीपावली के इस अवसर पर भी आपको सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएं, और तमाम मित्रों को भी जो हम सभी के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्यों नहीं कुछ पहले यह बातचीत मैथिली और हिंदी के बीच की जो आपकी आवाजाही है, और वह जो निरंतर रहे, वह कई दशकों का निरंतर रहे, कई विधाओं का है, इस पर सुन लें, आपसे ही कुछ बातचीत हो जाए और फिर हम लोग कहानी को सुनें। जी। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण जी कि आज इस बात की चर्चा हमेशा आप किया करते थे, लेकिन आपकी इच्छा थी कि मैं आज के दिन, अपने जन्म दिवस के दिन इसकी शुरुआत करूं। जन्म दिवस के दिन मातृभाषा की कहानी पढ़ने का सुख जो आपने दिया, इसके लिए आपको अतिरिक्त धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि मैंने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही फ्लू से मैं उबरी और मेरा गला थोड़ा खराब है, तो इसको आप बर्दाश्त करेंगे और मैं जो कहूँगी उसको सुनने की चेष्टा करेंगे। यदि अस्पष्ट हो तो क्षमा करेंगे। अभी आपने प्रश्न किया और ये प्रश्न बहुतों के मन में आता ही रहता है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि हम जो हिंदी में लिखते हैं तो देवनागरी है और हिंदी सबकी भाषा है, इसीलिए जो मैथिली पढ़ने लिखने वाले हैं वो भी उसको पढ़ ही लेते हैं। तो मुझे मैथिली में लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ी, ऐसा आप कहेंगे। दूसरी बात, यदि मैं मैथिली में लिखती हूँ तो उसका भी अनुवाद हिंदी में होता है और हिंदी भाषी लोग उसको पढ़ के समझ सकते हैं, तो क्यों लिखना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हमारे लेखन का क्षेत्र, काल और पात्र एक ही है, जो मैं हिंदी में भी लिखती हूँ और मैथिली में भी लिखती हूँ, कोई अलग नहीं है। फिर भी जब मैंने ऐसा सोच ही लिया कि मुझे अपनी मातृभाषा मैथिली में भी लिखना है, और जिस भाषा में जो मेरी स्वाभाविक भाषा हिंदी है उसमें तो लिखना ही है, तो फिर उसमें वो विधा, वो कथा मुझे चुन लेती है कि मैं उसे हिंदी में लिखूं या मैथिली में। इसीलिए आपको इस बात का कई बार लगेगा कि ये कथा मैं हिंदी में भी लिख सकती थी और मैथिली में भी। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैं जिस स्थान, काल, पात्र की चर्चा करती हूँ या करती रही हूँ, अब तो बहुत ही, अब 40 साल से ऊपर, 45 वर्ष लगभग हो गए मुझे लिखते हुए। तो 45 वर्ष पहले का जो मेरा प्रस्थान बिंदु था, उस समय तक हम जिस क्षेत्र की कथा लिख रहे हैं और जिस वर्ग की, कोई दूसरा नहीं लिख रहा था क्योंकि उस क्षेत्र से लेखक नहीं थे। और मेरे मन में ये विचार आया, जब पहाड़ की कहानियां शिवानी लिख सकती हैं, जब उड़ीसा के सागर किनारे की पुरी के आसपास की कहानियां प्रतिभा राय लिख सकती हैं,
जब बंगाल की कहानियाँ आशापूर्णा देवी लिख सकती हैं, जिससे हम सब परिचित होते हैं, तो मैं अपने मिथिला के उस दुरूह क्षेत्र की स्त्रियों की कहानी क्यों नहीं लिख सकती? क्योंकि मुझसे पहले लेखक नहीं थे, ऐसा नहीं था, बहुत सारे लेखक थे। सबसे बुजुर्ग लेखक जैसे लेखक, मैं कवि की बात नहीं, कवि तो हैं ही बहुत सारे, लेकिन बाबा नागार्जुन थे जिन्होंने पारो के विषय में लिखा, तो वो भी हमारे उस दुरूह क्षेत्र से नहीं आती हैं, और नहीं वो आते थे। फणीश्वर नाथ रेणु ने बड़ा बड़ा वितान खड़ा किया, और असल में हम लोग उन्हीं के चरण चिन्हों पर चलते हैं। उन्होंने भी, वो भी सड़क किनारे के गांव के हैं, और उनकी कोई भी उनका ऐसा पात्र नहीं है तो हमारे वाले क्षेत्र की ओर का हो। तो कुछ तो जीवन पद्धति, तौर तरीका, जीने का सलीका अलग अलग होता है, जिसे हमारे मैथिल बंधु भी ठीक से नहीं जानते थे। फिर हमारे लगभग समकालीन, जो लिखने में जरूर मुझसे पहले उन्होंने लिखा, लेकिन ऐसे हम लोग समकालीन थे, ऐसे प्रभास कुमार चौधरी हुए, इन लोगों ने भी बहुत सारी कहानियां और उपन्यास शानदार लिखे, लेकिन हमारे उस क्षेत्र की बात नहीं की उन्होंने, क्यों? उनको नहीं पता था। तो मुझे अपने उस दुरूह और अनजाने क्षेत्र की कथा कहने की जरूरत पड़ी। तभी मैंने कलम उठाया, और कलम उठाया तो मैथिली में भी लिखा और हिंदी में भी। हिंदी में लिखने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मुझे बहुत व्यापक, बहुत बड़ा पाठक समुदाय मिला। लेखक पाठकों के लिए ही पहले लिखता है। अब जो हमारे पाठक समुदाय हमें मिले हिंदी की दुनिया में, उससे काफ़ी कम संख्या में मैथिली के पाठक समुदाय हैं। इसमें कोई ऐसी भी विशेष बात नहीं है, क्योंकि हिंदी एक हमारी संपर्क भाषा है, अब राजभाषा है, राष्ट्रभाषा होने की छलांग में जरूर है। तो ऐसी भाषा का पूरा उत्तर भारत तो पूरा क्षेत्र उनका है, उसके अलावा पूरा भारत भी क्षेत्र है, साथ साथ में विदेशों में भी इनका क्षेत्र है। मैथिली का क्षेत्र मिथिला इलाका है पूरा, और मिथिला इलाका सिर्फ बिहार में नहीं, नेपाल में भी है। तो इस तरह से बस इलाका और पाठकों की कमी ज़्यादा है, इसीलिए आवाजाही हमारी चलती रही है, क्योंकि मैं अपने दोनों प्रकार के पाठकों के सामने आना चाहती हूँ। हिंदी और मैथिली दोनों भाषा में अपने इलाके की स्त्रियों, पुरुषों, विशेष रूप से स्त्रियों और पुरुषों के भी दुख की, तकलीफ की, उनके सुख की, उनके उल्लास की, उनकी जीवन पद्धति की कथा लेकर इसके विषय में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। यही कारण है कि मैं हिंदी और मैथिली दोनों का मेरा क्षेत्र एक ही है, वही कोसी के दोनों तटबंधों के बीच का वो गांव जिसे लोग नो मैन्स लैंड कहते हैं। वैसा ही गांव जो आप लोगों सबों को, पूरे भारत के लोगों को अंदाजा होगा या पता होगा कि अब बिहार में बहुत ही खूबसूरत चिकनी सड़कें हैं। राजधानी पटना आने के लिए हम 5 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं, जबकि एक समय में 2 दिन हमें लग जाता था। तो ऐसे स्थान में भी हमारा जो वो क्षेत्र है जहाँ के मेरे पात्र हैं, वहाँ आप बिना नाव से पार हुए, बिना किसी सवारी के नहीं पहुँच सकते। ऐसे दुरूह क्षेत्र के जीवन में उल्लास है, कष्ट और दुख तो है, विकास भी बहुत हुआ है, लेकिन दुख है
तो उसके साथ साथ वो बैठ के आंसू नहीं बहाते हैं। उनके जीवन में भी उल्लास है। तो मैं उनके जीवन की उल्लास की भी कथा आपको सुनाना चाहती हूँ और उनका विकास भी दिखाना चाहती हूँ। यही कारण है कि मैं मैथिली में भी लिखती हूँ और हिंदी में भी, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैथिली को भी की दृष्टि मेरी लिखने के बाद उस क्षेत्र की ओर गई, और अब बहुत सारे लेखक उभर के आए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैंने जब लिखना शुरू किया था उस समय बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी पत्रिकाएं थीं, अभी भी हैं। अभी बहुत बदल भी गया है क्योंकि अब बहुत सारा माध्यम है, और इन सब का माध्यम हम लिखने, पढ़ने और एक दूसरे से संवाद करने में लगाते हैं। फिर भी मैथिली में प्रकाशन वगैरह स्वतंत्र रूप से नहीं है। जैसे हिंदी में आप लिखें और प्रकाशक को दे दिया आप निश्चिंत, ऐसा आप नहीं हो सकते, क्योंकि है ही नहीं ये सारी बहुत, मगर फिर भी मैं पीछे नहीं हटती हूँ और मैथिली भी लिखती चलती हूँ और हिंदी भी। मेरे मैथिली साहित्य का काफ़ी अनुवाद हुआ है, कुछ कहानियों का अनुवाद छिटपुट लोगों ने किया है, और एक पूरे संग्रह का अनुवाद विभा रानी ने किया है हिंदी में, और बाकी तो बहुत सारे उपन्यास और कहानियों का उर्दू में, बंगला में, उड़िया में। जी जी जी। तो ये सारी बातें हुई। अब मैं जो कहानी आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ वो अर्पण जी आपके ही विचार से, जो क्रम से, जैसे मेरे शुरुआती दौर की जो कहानी है उसी कहानी को पढ़ना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा, आपने भी कहा। तो लगभग मुझे लग रहा है कि 5-7 साल हो गया होगा लिखते हुए। उसके बाद मैंने ये कहानी लिखी है, जो कहानी का नाम है चिनबारक द्वीप। ये संकलित है कांचही बांस नामक संग्रह में। कांचही बांस नामक जो संग्रह है उसका अर्थ है कच्चा बांस। तो उस संग्रह, वो उस नाम की कोई कहानी नहीं है। उस संग्रह में चिनबारक द्वीप नाम की जो कहानी है उसको मैं पढ़ने जा रही हूँ। वह शहर में काम करती हुई एक गांव की गरीब स्त्री की कहानी है, जो अपनी बेटी के विवाह के लिए पैसे जोड़ करके उपहार या समझिए दहेज इकट्ठा करती और बड़ी खुशी खुशी जा रही है। वहीं व्हाइट कॉलर काम करने वाला एक युवक है जो चाह के भी पैसा जमा नहीं कर पाता है और अपनी बहन की शादी के लिए कुछ नहीं ले जाता है। उसके मन में कुछ क्षण में पाप आया कि क्यों न बुढ़िया का बक्सा उठा कर मैं भाग जाऊं। लेकिन वो पाप ज्यादा देर नहीं टिका। उसने उसे छोड़ दिया और उसने श्रम का मूल्य समझा, और इस प्रकार उसके सामने में ऐसा भाव प्रकट हुआ जैसा चिनबारक द्वीप अर्थात चिनवार भगवती का चिनवार है, देवी का, जहाँ देवी स्थापित है, वहाँ जो दिया जल रहा है, इसी तरह उसके मन में मानवता का एक दीप जल रहा था, जिसके तहत वो कुछ नहीं कर सका, फिर भी अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ सका। यही एक कहानी है, एक श्रमजीवी स्त्री और एक श्रमजीवी बालक की, लेकिन वो लड़का नहीं उतना कर पाया जितना वो श्रमजीवी स्त्री कर पाई।
अगर आप कहें तो मैं ये कहानी पढ़ूं अर्पण जी, क्योंकि मैंने आपको कहानी के विषय में बताया और कहानी मैं मूल रूप से मैथिली में ही पढ़ूंगी। जी 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 जी, अच्छा रहेगा। ये कहानी है चिनबारक द्वीप, मतलब देवी का जो स्थल है जहाँ देवी स्थापित हैं, उस स्थल पर जो दिया जलता है, अर्थ यही। समस्तीपुर में गाड़ी बदल महेशरी सरिया क बैसे आप घर बेसी लग आयल जाइत छै। 4 टीसन आर छै, फिर तो टीसन से 1 कोस जमीन हेतै। 4-5 गोटा के हेज छै, बौआइत बतियाइत गाम पहुँचिए जेतै। 8 दिन का दिन छै, की सब करतै? करक की छै, सबटा वस्तुजात तऽ किन्नहिए जाइए। नवका अटैची के राग तर नीक जकाँ दाबि लेलक। डिब्बा महक सबटा यात्री तऽ भरि दिनुक चिन्हले जानल छै। भतीजीक बियाह छै से गाम जाइत छै, ओ अगले स्टेशन पर उतरि जेतै। ताहिसँ बगलवला बाबू कोनो लड़काक उद्देश्यमे पटना गेल छलै, आ गेट लग ठाढ़ बाबू भारी गुम्मा छै, टुकड़ो पर नहीं बाजी छै। कोन टीसन जेतै, की करतै? एको बेर मुँह पर मुस्कियो नहीं एलै, ठोरो ने पटपटौलकै। बाप रे बाप, एती काल धरि जँ हम चुप रहि जायब तऽ मुँहे फटि जायत। दाइ गे दाइ, मोने मोन विचारलक। मोन भेलै कहै, हौ बाबू निम्मनसँ बैठू ने, हवा नहीं लगैए। मुदा चुप्पे रहल। महेश्वरीक घरवला एकटा कुमारि आ एकटा बियाहेल बेटी लऽ कऽ गामेमे रहै छै। जवानी समयमे रिक्शा चलबैत रहै आ महेश्वरी दाइक काज करैत रहै। सुखसँ रहै। ससुर मुलखिन तखन जमीन बाँट बखरा भेलै आ बीघा डेढ़ेक एकरो हिस्सामे पड़लै। ससुर जा जीवैत छलै, एकटा खुदिया नहीं पड़ि लागऽ देलकै। नवकी बहुक संग सबटा जमीन लऽ कऽ आतरि चातरि भेल रहै। मिला पर ओही नवकीक एकटा बेटा आ महेश्वरीक बीचमे जमीन बँटलै। जमीनक मोहसँ भदै कामैत गाम नहीं छोड़ैत छल। एकटा बेटीक बियाह तऽ पहिने कयने रहै, दोसर बेटीक बियाहक सरंजाम जुटबऽ लेल महेश्वरी गाम छोड़ि पटना सिधने छल। पटना में मारि इतियोत पितियोत भाई बहिन सब रहे छै, तकरे संगे रहि 6 डेरा में चौका बर्तन करैत अछि महेश्वरी। गे बहिन, अपन सामान सब ठीक से रखी हाँ। आब एहि गाम जाय वाला गाड़ी में ने बिजली छौ ने बत्ती, संग में भाई कहलकै। ठीके से है हमर सामान। महेश्वरी आर धुकरी लगा लेलकै। हाँ से तो सेहे है, भाई बजले। रे बाबू, गरीब आदमी छी, डेरा में कमा के जमा कैली है सबे सरंजाम, के लेत हमर सामान? की सब सामान? तोरा सबके तो बेसी लगे छ ने। सामने वाला बाबू पूछलखिन, यो बाबू, हमर जे जमाए है से दमकलक मिस्त्री है, तनी मनी जमीनो जाल है मर्दाबा के, से ओकर मुँह बड़का गो है। घड़ी साइकिल रेडियो लत्तो कपड़ा खूबसूरत कहै छै। तऽ देबहो सब? दोसर यात्री पूछलकै। हाँ सरकार, एगो मलकिनी है से हरदम दिल्ली जाइत रहे छै, कल पुर्जा कारोबार छै, ओकरे से घड़ी आ रेडियो मंगवेलिए या। पटना से आधा दाम में हो गेलै। वाह, तखन तऽ ले लो सामान। तऽ ए सरकार, एगो मलकिनी है मरबारी, तो ओकरा बक्सा में कोचल है रंग बिरंग के सरिया, उहे हमरा एगो जड़ी के काम कल साड़ी देलक, पियर टूटो। हम कहली जे होली दशहरा के साड़ी न दियो, ई साड़ी न दियो, ई साड़ी हमरा दे दे।
आ बाकी मलकिनी सबसे साड़ी ले लेके रखले रही, जे सब ले जाई छी। बेटी के साठों के न परवाह है। आ लड़का कपड़ा से तक के नहीं है भा। बाबू के जिज्ञासा रास्ता कटबाक अपन साधन सेहो छलनि। लड़का कपड़ा कीन लेलिए, बेटी के लेल एगो पायल आ बाला चानी के सेहो किनलिए, बड़ा महंग हो गेलैया। दरबज्जा लग ठाढ़ अरुणक कान में सबटा पड़ैत छनि आ कनपट्टी पर धम धम होमऽ लगैत छनि। आइ 3 वर्ष पर गाम जा रहल अछि अरुण। बाबू बीमार छथिन आ बहिनक दुरागमन हेतै। बाबू बड़ कलेप कऽ लिखने छथिन आबऽ लेल। सरंजामक ओरियान कऽ नेने छी, खाली घड़ी आ रेडियो तो नेने अबिहक, से बाबू लिखने छलखिन। अपना जेबी के टोपलक अरुण। मात्र 150 टका छै। एकटा निसास छोड़लक। गाम में बीए पास कऽ कऽ बैसल रहए तखन बाबू केहन केहन कटूक्ति सब कहि मोन बताह केने रहथिन। एतेक लोक के नौकरी भेटै छै कि नहि? एकटा हमरे लाल छै तऽ अजबूत। गाम में बाप कमेनिहार रहए तऽ नौकरी कोन काज? अरुण सबटा बर्दाश्त कऽ खेत पथार जाइते रहल। एकेटा पुत्र रहथिन। बुझैत बाबू स्नेह सँ कहैत छै, हुनको तऽ लोक प्रश्न कऽ कऽ बताह केने रहै छनि। कन्याक दुरागमन भेला पर अरुण के कटु वचन अखरऽ लगलनि। बाबू दिनानुदिन बेसी कटु भेल जाइत छलखिन। माय सेहो थारी सन पहिने उपदेश, तकरा पाछा उलहन आ आब गारि पड़सऽ लागल छलखिन। तखन अरुण हारि कऽ गाम छोड़ि देलक। 3टा ननदि सभक बीचक एकटा भाउ अरुणक कनियाँ नैहर चल आयल छलीह आ एम्हर ओम्हर एड़ी घसैत अरुण कोनो खानगी व्यापारी ओतऽ टाइपिस्ट भऽ गेल छलाह। कनियाँ सेहो संगे रहऽ लागल छलखिन। 6 मास पहिने कनियाँ के एकटा बच्चा नष्ट भऽ गेल छलनि। ओ अत्यंत रुग्ण भऽ गेल छलखिन। अरुणक सीमित आमदनी ओहि में स्वाहा भऽ जाइत छलनि। कतेक पाइ हथपैंच भऽ गेल छलनि। दुनू प्राणी मिला कऽ कमैली हे बाबू, तखन बेटीक आइ साँठ राज करैत छी। ई बड़का बड़का लोक के की करत? बड़का बड़का लोक ऐसन साँठराज? महेश्वरी जोर जोर सँ बजैत छल आ अरुणक कान में अपना कनियाँक कोहरनाइ धमकऽ लगलनि। कोनो काजक नहि छै। अरुण मोने मोन विचारऽ लगला। गामक साधारण घरक बेटी छै, मुदा 2 व्यक्तिक काजो नहि सपरै छनि। मोने मोन खौंझा उठलनि। फेर विचारऽ लगला, एहिमे हुनकर की दोष? जेहन शिक्षा दीक्षा भेटतनि तेहने ने अकिल बुद्धि हेतनि। बिसरल भटकल कतहु सँ कहियो कोनो चिट्ठी अबैत छलनि। परसू चिट्ठी भेटलनि बाबू तऽ बड्ड अचरज भेलनि। क्षणहि में अचरज बिला गेलनि। छोटकी बहिन प्रमिलाक दुरागमन में बच्चा आ कनियाँ के बाबू बजौने छथिन। रेडियो आ घड़ी नेने अयबाक अनुरोध सेहो कयने छथिन। अरुण पत्र पढ़ि चिंतित भऽ उठल छल। कतऽ सँ ओ फरमाइश पूरा करथिन? ई पहिल बाबू मुँह खोलि कऽ किछु मंगलनि अछि। ओ की करबै? पत्नी सारगर्भित विचार प्रकट केलखिन। हुनका मंगबाक आवश्यकता की छलनि? अरुण कहने छलखिन। तेँ ने आब भेलनि अछि तऽ मंगै छथि। जइयो सर सरंजाम सेहो करऽ पड़त, कहलथिन पत्नी। अरुणक सब किछु पार नहि लागलनि तऽ अपने पेटी में सँ नुआ बहार कऽ ननदि लेल देलखिन आ नोर पोछैत विदा केलखिन। लोक की कहत? अंतिम नंदीक दुरागमन छल। भरल कंठ सँ बाजू। की कहत? हम नहि लऽ जायब। हमही जाइ छी सएह बहुत करै छी, टपटि देने छलखिन अरुण। आ 150 टका जेबी में लेने जाइ छी। जिद करथिन तऽ अपना हाथक घड़ी दऽ देथिन। आर की? लोक की कहतै? गामक लोकक सोझा कोना मुँह देखौथिन? ई साधारण दाइ खबास नहि घड़ी आ रेडियो नेने जाइ छै। मुदा अरुण की करतै? एकर पत्नी तऽ परिवार में दाइक पाइ बचेतै ताहू जोकर नहि छै।
बाबू गामे रह दिते तऽ की कोना रह दिते लोक की कहि जाय फेर वएह गाम समाजक लोक आ लोकापवाद चारू कात से घेर लैत छनि बीए पास कऽ कऽ गाममे घरुला बनल छै आ लए नगर में करऽ नौकरी एकटा बेटा माय बाप कतौ अपने कतौ एहि बेर तऽ बाबूक चिट्ठी में स्वर बड्ड कमजोर सन बुझा गेल रुग्ण छै आब होइत हेतनि बेटा संग रहै किंबा बेटे के संगे अपने रहे महेश्वरी गर्भवती सुन सुन अरुण के खोंक उठऽ लगै छनि दृष्टि महेश्वरी राग तर दाबल अटैची पर जाइत छनि नव ललौन अटैची चमकैत वस्तुजात सब देखै छै हैंडिल एम्हरे दिस छै ओहिमे घड़ी आ रेडियो छै चानीक पायल आ दोसर वस्तु छै के जाने ई सब बड्ड चलाक होइत अछि विचारलनि अरुण खुशिये ढकि रहल अछि जे छओ छओ डेरा में काज करैत छै खाली फाजिल गप जरूर ई चोरौने जाइ छै कहुना लऽ जाइ छै अरुण तऽ कहुनो ने लऽ जा रहल छै गाम में माय बाप आ बहिन रास्ता तकैत हेतनि रास्ता तकैत हेतनि रेडियो घड़ी आ कनिया कोनो गहना रास्ता तकैत हेतनि जे अरुण औताह तऽ सबटा दुख दूर कऽ देता स्वर तऽ तेहने रहनि पिताक पत्रक एकटा छोट सन स्टेशन आर आ तकर बाद अरुणक दृष्टि महेश्वरीक अटैचीक हैंडिल पर पड़लनि एक झटका में अटैची घीच तेज होइत गाड़ी से अरुण उतरि कऽ पड़ा जाइत तखन की हेतै विचारैत काल शरीर में रक्त तेजी से दौड़ऽ लगलनि स्टेशन पर से गाड़ी ससरऽ लगलै अरुण अझक्के अटैची घीच लेलकै महेश्वरी मुँह बौने रहि गेलै छी ई की करै छी हम एकटा चौका बर्तन करऽ वाली स्त्रीक समान चोरबै छी ई विचार मन में अबिते अरुणक आगू बढ़ल पैर ठमकि गेलनि मुँह बौने महेश्वरी आ आगू बढ़ैत ओकर संगे अन्हार में तकते रहलै आ अरुण अटैची महेश्वरी कोरा में पटकि एकटा खाली हंसी हंसऽ लगला एह हम तोरा ई बुझे वाले अटैची घिचलियौ जे खाली बात पर नहीं रह समानक रक्षा सेहो कर ए बउआ हमर तऽ जीवे हाथेरा गेल बड़ी कठिन कमाई के है महेश्वरी कंपित स्वर में कहलकै नहीं नहीं डेराई के बात नहीं छै बाबू दिखते सुधंग लगी छथिन ठिसुआल एकटा संगे बजलै महेश्वरी से अपन अशुद्ध मोन पर संस्कारी शुद्ध मोनक विजय बड्ड सुखगर लगलै अरुण के जाड़ो में पसीना छूटि गेलै तरहत्थी भीज गेल छलै कंठ सुखा गेलै मुदा माथ एखन खाली छलै एकदम शून्य किछु नहीं छलै गाड़ी दोसर स्टेशनक लग आबि गेल छलै पुक्की पारऽ लागलै अन्हार दिस तकैत अरुणक आँखि एकटा खोपड़ीक चिन्हवार पर चल गेलै चिन्हवार पर दीप जलै छलै जी शुक्रिया दीदी इस कहानी को हम सभी के साथ साझा करने की मित्रों जिस तरह से मैथिली की सादगी उसका लालित्य उसकी वक्तृता यहाँ उपस्थित है वह लोक वह वे मुहावरे वे तमाम जो परिवेश है और उसके बीच इस तरह से यह बेहद भावप्रवण कहानी आगे बढ़ती है सचमुच काफी अच्छा लगा इस कहानी को सुनकर और यही हमारी ओर से भी कोशिश है कि अलग अलग भाषाओं के जो अपने उसके जो तेवर है उसकी जो विविधता है जो शब्दों का जो अपना सौंदर्य है वह भी उपस्थित मैथिली तो खैर
हिंदी की बहन ही है और हम सभी जानते ही हैं और आसानी से लोग मैथिली को समझ लेते हैं। फिर भी कई ऐसे शब्द, कई ऐसी चीजें जो इस तरह की मातृभाषा में लेखक संभव करता है, उसका भी अपना एक महत्व है, खास लगाव अपनी उस भाषा के साथ, अपने उस लोक के साथ लेखक महसूस करता है और एक के बाद एक ऐसी कई रचनाओं को हमारे साथ साझा करता है। हमारे समक्ष वे किताबें, वे रचनाएं आती रहती हैं। कार्यक्रम में विभा रानी भी जुड़ी रही। वे लिख रही हैं कि हिंदी के साथ-साथ उषा किरण खान जी का मैथिली लेखन एक अलग धरातल पर है। मुझे खुशी है कि मैं इनकी कुछ कथाओं का हिंदी रूप प्रस्तुत कर पाई। इसी तरह से संजीव बख्शी जी, जयश्री पुरवार जी, शिवदयाल जी और तमाम दूसरे मित्रगण जुड़े हुए हैं। आज जबकि लोग त्योहार में भी व्यस्त हैं, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं समय निकालकर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े और जिनको सुविधा होगी वे आगे भी इसे सुन पाएंगे। मित्रों, यह कार्यक्रम यहाँ जनसुलभ पुस्तकालय के फेसबुक पेज पर तो है ही, साथ ही जो इसका यूट्यूब चैनल है, आप वहां भी इन कहानियों को, इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हमारे साथ शाइस्ता अंजुम जी भी जुड़ी रही, शुक्रिया। और कुछ एक के नाम ले लूं, त्रिवेणी साहित्य अकादमी, पंडित एन के शास्त्री जी, अरुण सिंह जी, विमल कुमार सिंह जी और तमाम दूसरे मित्रगण। कुछ एक के नाम संभव है कि छूट भी रहे हों। आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय उषा किरण खान जी का बेहद बेहद अभिनंदन कि वे अ, इस कार्यक्रम के लिए समय निकाल पाई। और मित्रों, यह जो कड़ी है, यह जो श्रृंखला है, यह आगे भी चलेगी और अलग अलग अवसरों पर जो उनकी कहानियां हैं मूल रूप से मैथिली में, उनको हम मैथिली में ही उनसे सुनेंगे। यह कहानी आपको पता ही है कि किस तरह से एक बेहद महत्वपूर्ण पत्रिका जो मैथिली की है, उसमें यह प्रकाशित हुई थी, मिथिला मिहिर में, वर्ष 1986 में। यह कहानी जिसका अभी आपने स्वयं कथाकार से पाठ सुना। तो इस अवसर पर एक छोटा सा वीडियो भी हम देखते चलते हैं, जिसमें मैथिली से संबंधित अ, उनकी कुछ एक पुस्तकों को यहाँ पर हमने रखा है। खास तौर से उनके कहानी संग्रह यहाँ पर हैं। तो उसे एक बार देख लें। जी। और आगे भी इन संग्रहों से हम कहानियों को सुनेंगे। यह मित्रों कांचही बाँस, इस संग्रह से ही अभी हमने यह कहानी सुनी। उषा किरण खान जी की अ, चिनबारक दीप कहानी सुनी, जो इस संग्रह में भी है। हम इसलिए भी इसे दिखाते हैं कि कई मित्रगण कहानी सुनने के बाद वापस उन रचनाओं तक भी पहुंचते हैं, उन संग्रहों तक भी पहुंचते हैं। इसके बाद जो कहानी संग्रह आया वह गोनू झा क्लब, इस नाम से भी यह कहानी संग्रह आप पढ़ सकते हैं और मूल रूप से मैथिली में लिखी कहानियों का आनंद उठा सकते हैं। और यह तीसरा मैथिली कहानी संग्रह उषा किरण खान जी का आपके स्क्रीन पर है, सदती यात्रा। तो यह संग्रह भी बेहद खास है, सदती यात्रा। और मित्रों, इस तरह से आज की यह कड़ी हम यहीं पर समाप्त करते हैं और किसी अगली कड़ी में पुनः हम उषा किरण खान जी से अनुरोध करेंगे कि वे अपनी अगली कहानी के साथ हम सभी के बीच हों। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार पुनः जन्मदिन की और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। जी।